ये कहानी है तीन दोस्तों की, विक्रम, सुनील और जतिन। तीनों बचपन से जिगरी यार थे। तीनों साथ खेला करते, साथ पढ़े भी थे। वो तीनों एक छोटे से गांव से थे, वहां रहा करते थे। तीनों के सपने बड़े थे और उन्हीं सपनों को लिए हुए वो लोग मुंबई की ओर निकल गए। वही चकाचौंध कर देने वाली मुंबई, जहां पर लोगों के सपने बुरे भी होते हैं और लोग वहां पर कंगाल भी होते हैं। कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, सभी को ये बताना है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। यही सब सोचते हुए वो लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। लेकिन जब लोग वो वहां पर पहुंचते हैं तो उसके साथ में उनके सपने असलियत के साथ में मिलते हैं। और जब सपने वास्तव में असलियत के साथ में मिलते हैं तो उसके साथ में वो अक्सर टूटने से लगते हैं। मुंबई की भीड़ में वो तीनों लोग नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। वो लोग ऑफिस जाते हैं, वो लोग बिजनेस ढूंढते हैं, वो कभी दुकानों के ऊपर काम ढूंढते हैं या कभी ढाबों या छोटी मोटी दुकानों के ऊपर। उन लोगों ने मानो मुंबई की हर एक गली को नाप लिया हो, वो भी पैदल, क्योंकि उनकी जेब के अंदर अभी फूटी कौड़ी तक नहीं थी। विक्रम और सुनील दोनों साथ में पढ़े थे। विक्रम और सुनील को यहाँ पर अच्छी डिग्री मिली थी। गांव के कॉलेज से पढ़ के वो आए थे। उन्हें लगता था कि वो लोग अगर अच्छी खासी डिग्री ले लेते हैं तो उसके बाद में वो लोग आराम से अपना काम कर सकते थे और एक अच्छी नौकरी ढूंढ सकते थे। लेकिन उन्हें शहर की वो हकीकत नहीं पता थी कि शहर के अंदर डिग्रियां नहीं चलती है, वहां चलती है पॉलिटिक्स, वहां चलते हैं जुगाड़। लेकिन जतिन इन दोनों से बिल्कुल अलग था। जतिन को पहले से ही यहाँ पर शहर की हकीकत के बारे में पता था, शहर कैसा था कैसा नहीं था, क्योंकि आखिरकार उसके पिता नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे। उसके पिता भी एक बिजनेसमैन थे। उसे वो सारी मुसीबतें झेली थी जो आज ये दोनों सफर कर रहे थे, जिन मुसीबतों से अभी ये जूझ रहे थे। क्योंकि जितना ये लोग सोच रहे थे मुंबई शहर वैसा नहीं था। उसमें चकाचौंध थी, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक काला सच। क्योंकि मुंबई जितना दिखता था उतना था नहीं। वो एक बेरहम जगह थी जहां पर अगर जो लोग जी जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास कुछ होता नहीं है वो लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं। शाम हो चुकी थी। तीनों की जेब पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी। उनकी जेब के अंदर एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। वहीं उनके पेट के अंदर चूहे उछल कूद कर रहे थे। भूख के मारो तीनों एक सस्ते छोटे से ढाबे के अंदर पहुंच जाते हैं। उनके सामने रखी थी एक प्लेट, उसके अंदर थी दाल और थी 2 सूखी रोटियां जो साफ साफ दिखने से लग रही थी या तो सुबह की थी या शाम की। लेकिन यही एक चीज नहीं थी जो उनके साथ में थी। उनके साथ में थी एक और बड़ी चीज, टेंशन, जो हर एक बंदे को यहां झंझोड़ कर रख सकती थी। असल में उन तीनों ने यह सोचा था कि वो शहर पहुंच जाएंगे और शहर पहुंचने के बाद में उन्हें नौकरी मिल जाएगी। इसी वजह से वो लोग पूरी तैयारी के साथ में भी नहीं आए थे। केवल 2 या 3 दिन का खाना या कुछ राशन पानी लेकर आए थे और अब वो खत्म हो चुका था। सोचा तो उन्होंने ये था कि यहाँ पर शहर पहुंचते ही उनके सामने एक चमत्कार हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह कहां पता था कि चमत्कार होते कहां हैं आजकल। खाना खाकर वो तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं और रोड के ऊपर, उस सुनसान रोड के ऊपर चलने लगते हैं। वहां थी लाइटें और घना अंधेरा। उस अंधेरे के ऊपर थे वो तीनों लोग। जब वो लोग इसी तरह से उस रोड के ऊपर चल रहे थे कि अचानक से उनकी निगाहें एक सुनसान बड़ी हवेली के ऊपर पड़ती है। वो हवेली बहुत ज्यादा डरावनी से लग रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर
कोई ना रह रहा हो। उसको देखने के साथ में सुनील वहां पर धीरे से कहता है, अरे यार, आज तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कहीं सो भी पाएंगे। ये हवेली हमें दिखी है तो मुझे लगता है कि हमें यहीं पर ही रुक जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आज हम यहीं पर ही रहेंगे। चार दीवारी है, छत है। सुनील थोड़ी टेंशन भरी हुई आवाज के अंदर उससे कहता है। उसकी बात सुनी साथ में जतिन थोड़ा सा हिचकिचाता है और उसके साथ में कहता है, क्यों नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ऐसी कोई सुनसान एरिया के अंदर रहना चाहिए। यार, मुझे देखने से ये जगह ठीक नहीं लग रही है। नहीं सुनील भाई, हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते हैं, जतिन उससे कहता है। उसकी वो बात सुनने के साथ में विक्रम भी कहता है, यार तू सही तो कह रहा है, लेकिन तेरे को पता है कि अभी आज हमारे पास में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ना हमारे पास में कोई तरीका है जहां हम जाकर रह सकते हैं। तो हमारे पास में यही एक लास्ट ऑप्शन है, तू देख ले अब क्या करना है। लेकिन अब जतिन यहाँ पर बात जानता था कि अब उसे उनकी बात माननी होगी। उनकी बात मानते हुए अब वो तीनों की तीनों उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। जब वो लोग उस एरिया के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर बिल्कुल सुनसान एरिया था, बिल्कुल अंधेरा गप था। केवल एक लाइट थी जो उस हवेली के आगे की तरफ जल रही थी, वो भी कभी जब 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 करते हुए, कभी बंद होती तो कभी चालू होती। उसके बाद में वो तीनों की तीनों उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर का नजारा देखते हैं तो पाते हैं कि हवेली अंदर से पूरी तरह से सुनसान थी, टूटा फूटा फर्श था। वो तीनों वहीं पर ही बैठ जाते हैं। बाहर की ओर हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। वो तीनों शांति से बैठे थे, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था किस जगह पर वो आए हैं। वो एक हवेली नहीं है, वहां कोई रहता नहीं है, ना कभी कोई रहा करता था। उस पसरे हुए सन्नाटे के बीच में वो तीनों लोग वहां से उठते हैं और उस हवेली के गेट के पास में जाकर बैठ जाते हैं। बाहर ठंडी हवा बह रही थी। तीनों प्लान बना रहे थे कि उन्हें अगले दिन क्या करना है। ऐसे ही करते करते 2-3 घंटे बीत जाते हैं। जब वो लोग बातें कर रहे थे उसी बीच एक आवाज सुनाई देती है, नम सी आवाज जो कहती है, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो। उस आवाज को सुनते ही तीनों यहाँ चौंक जाते हैं और उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं। वो जब उस तरफ देखते हैं तो पाते हैं वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति था जो देखने से वहां का एक चौकीदार लग रहा था। उसकी आंखों के अंदर सवाल और आवाज में सख्ती साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी बात सुनते हुए विक्रम जल्दी से कहता है, भैया हम लोग बाहर से आए हैं नौकरी की तलाश में, हमें कोई जगह मिली नहीं तो हमें ये हवेली दिखी और हम लोग यहाँ आकर बैठ गए। उसकी वो बात सुनने के साथ में चौकीदार उन तीनों को देखता है। गंदे कपड़े, फटे हुए और उनकी हालत बिल्कुल फटे ढोल जैसी, बिल्कुल गंदी, थके हुए चेहरे और जेबें खाली। तो चौकीदार बोला, कुछ साल पहले मैं भी यहां इसी तरह से आया था। मुझे भी कोई जगह मिल नहीं रही थी और किसी ने मुझे इसी जगह लाकर रख दिया। तब से मैं यहीं पर ही रह रहा हूं। लेकिन इसके अंदर भी जतिन ने एक मौका देख लिया था। वो कहता है, भैया आपके पास में कोई रहने की जगह है? फिलहाल के लिए तो हमारे पास में कोई पैसा नहीं है, ना कोई किराया देने के लिए कुछ और कीमती चीज, लेकिन आगे वाले टाइम के अंदर हमको पैसे दे देंगे। क्या आप हमारे लिए कोई जगह बता सकते हैं? उसकी बात सुनने के साथ में चौकीदार अपने पास में से एक फोन निकालता है और उसके अंदर डायल करने लगता है और उसके साथ में वो कहता है, ए हनुमान, मैंने सुना है कि तेरा जो साहब है वो कुछ समय के लिए बाहर गया है। तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ गया तो है 2-3 महीने के लिए, लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है? तो उसकी बात सुनते हुए वो चौकीदार कहता है,
अरे वो क्या बात है कि कुछ 2-3 लड़के हैं जो गांव से आए हुए हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने सोचा हूं कि वो तेरे वहां पर रुक ले जब तक तुम्हारे साहब ना आए। उसकी बात सुनने के साथ में कुछ देर तक वहां पर सन्नाटा पसरा रहता है। दूसरी तरफ से 2-3 सेकंड बिल्कुल कुछ भी आवाज नहीं आती है। उसके साथ में वो कहता है, हाँ ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा एक गेस्ट रूम खाली तो है, लेकिन मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। जब तू आए तो उन्हें साथ में लेकर आना और तेरे को भी साथ में आना होगा। बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर किसी अजनबी को अंदर नहीं आने देता हूँ। उसके बाद में चौकीदार वहां पर फोन काट देता है और उसके साथ में कहता है, बंगला नंबर 17 है, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है। रात के समय कोई ऑटो टैक्सी में मिलने वाली नहीं है, तो मेरे पास में एक अच्छा आइडिया है। आज हम यहीं पर ही रुक जाते हैं, कल यहाँ से चल चलेंगे। चौकीदार की वो बात सुनने के साथ में मानो तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके साथ में ही वो तीनों एक जगह पर अपनी जगह ढूंढकर वहीं पर ही लेट जाते हैं। उन्हें ये खुशी थी कि आज अब उन्हें यहाँ पर कुछ समय लेने के लिए कोई घर मिलने वाला था। रात भर उन्हें नींद तो आती नहीं है, इसी वजह से वो बस ऐसे ही पड़े रहते हैं। यहाँ देखते ही देखते कब सुबह हो जाती है पता नहीं चलता है। सुबह होती है और उसके साथ में वो तीनों की तीनों चौकीदार के साथ मिलकर बंगला नंबर 17 की तरफ बढ़ जाते हैं। एक बड़ा सा पुराना मगर बहुत ज्यादा खूबसूरत सा बंगला अभी उनके सामने खड़ा था। गार्डन में बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे। दरवाजे ऊंचे ऊंचे थे, मानो कि एक महल हो। बाहर से तो ये मानो बिल्कुल एक फिल्मी महल जैसा लग रहा हो। जैसे ही वो तीनों लोग उस बंगले के अंदर अपना कदम रखते हैं तो उसके साथ में वहां भागते हुए एक चौकीदार आता है। वो हनुमान था। वो वहां पर आता कहता है, आइए आइए साहब लोग, आप लोगों का मैं वेट कर रहा था, आइए पधारिए, चलिए मैं आपको अभी यहाँ पर गेस्ट रूम की तरफ ले चलता हूँ। उसकी बात सुनने के साथ में वो तीनों लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जल्द ही वो एक बड़े से कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। वो कमरा इतना बड़ा था जितना बड़ा उनका घर होगा। उस कमरे की चकाचौंध ये देखने के बाद में उन तीनों की खुशी का और उन तीनों के सपनों का यहाँ पर अता पता नहीं रहता है। उनके सपने अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुके थे। उन्हें ऐसे ही एक लग्जरियस और बहुत ज्यादा बड़े आलीशान बंगले के अंदर जो रहना था। विक्रम वहां पर मुस्कुराता है और कहता है, अरे वाह, बल्ले बल्ले हो गई आज तो हमारी। आखिरकार हमें एक अच्छी जगह मिल गई, रहने के लिए छत मिल गई, हमें बस इसी की जरूरत थी। उसकी बात सुनने के साथ में जतिन कहता है, दोस्त मुझे लगता है कि तू भूल रहा है, हमारे पास में अभी कोई नौकरी नहीं है। तो उसकी बात सुनने के साथ में विक्रम कहता है, अरे तो क्या हुआ, हम लोग ढूंढ लेंगे ना वो भी। इसके बाद में वो तीनों लोग नहा धोकर साफ सुथरे होकर फिर से नौकरी की तलाश के लिए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उन तीनों को ये नहीं पता था कि जिस बंगले के अंदर ये लोग यहाँ रह रहे थे, इस बंगले के अंदर वो चैन की सांस तो ले रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पहले से ही कुछ सांसें थी जो रुकी हुई थी और इन्हें आने के बाद में धीरे धीरे करते हुए वो शुरू होने लगी है। तीनों आखिरकार खुशी के साथ में वहां से निकल जाते हैं नई जॉब की तलाश में। लेकिन मानो उनकी किस्मत उनके साथ में खेल रही हो, कह रही हो कि भागो भागो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है। इसके साथ में देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है। तीनों लोग वापस से खाली हाथ वहां पर बंगला नंबर 17 में लौट आते हैं। उन लोगों ने ये सोचा था कि वो लोग एक वक्त की रोटी के लिए कम से कम थोड़ा कमा तो लेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो आज फिर से खाली हाथ लौट आएंगे। बंगले के अंदर कदम रखते ही उनकी नजर उनके ऊपर हनुमान और वहां के एक नौकर की नजर पड़ जाती है। हनुमान वहां आते हुए कहता है, आप तीनों कहाँ चले गए थे? चलिए अच्छी बात है आप लोग वापस आ गए हैं, जाइए खाना खा लीजिए। आपका खाना फ्रीज के अंदर पड़ा है, दाल और चपाती। चौकीदार
उनसे कहता है। ये बात सुनने के साथ में तीनों को मानो यहाँ पर एक जन्नत नसीब हो गई हो। तीनों को खुशी हुई कि आखिरकार आज उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आज वो लोग एक अच्छा खाना खा सकते थे। खाना खाने के बाद उनकी थकान उनके सर पर और उनके बदन पर इतना जोर डालती है कि उन्हें नींद आ जाती है। वो तीनों अब एक गहरी नींद के अंदर खो चुके थे। देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं। अचानक से विक्रम की आंखें खुलती है और विक्रम को यहाँ चेत आता है। अचानक से उसका दिल जोरों से धक धक करने लगता है, क्योंकि वो इस वक्त अपने बिस्तर पे नहीं था। वो उस बंगले के एक अंधेरे बंद तह खाने के अंदर आ चुका था। उसके आसपास में अभी धूल जमी हुई थी। जाले पूरी दीवारें के ऊपर चिपके हुए थे। सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। वहां थी एक घुटन भरी हुई हवा, जहां सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था। उस चीज को महसूस करने के साथ में ही विक्रम की सांसें तेज हो जाती है। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आया? उसके दिल दिमाग में सिर्फ ये एक ही सवाल गूंज रहा था। डरते हुए, घबराते हुए वो कहता है, सुनील, जतिन, कहाँ हो तुम लोग? पर कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा पसरा हुआ था। एकदम गहरा अंधेरा, बिल्कुल सन्नाटा। और फिर अचानक से उसे सब कुछ सुनाई देना बंद कर जाता है। फिर एक आवाज आती है, केवल एक आवाज, जो किसी के भी दिल को कपा देने के लिए काफी थी। वो आवाज एक औरत की थी, रोने की आवाज। धीरे धीरे वो आवाज गूंजने लगती है। धीरे धीरे वहां उसे ये महसूस होने लगता है जैसे कि वो आवाज उसके आसपास में कहीं से आ रही हो। उस आवाज को सुनते हुए विक्रम अपने आसपास में देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वहां कोई नहीं था। वो कहता है, कौन है? कौन है भाई वहां पर? कौन है? बाहर आओ। विक्रम कांपते लहजे के अंदर कहता है, तुम रो क्यों रही हो? बाहर आओ, मेरे से बात करो। तुम कौन हो? ऐसे रोते नहीं है। वहां विक्रम कहता है। विक्रम की हालत खराब हो गई थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। डरे कैसे नहीं, उसके पीछे अंधेरा था, आगे अंधेरा था। लेकिन जब वो शब्द बोलते हुए चुप होता ही है कि उसी बीच अचानक से वो फिर से अपने बिस्तर के ऊपर था। वो पूरी तरह से पसीने के अंदर भीगा हुआ था, पूरी तरह से डरा हुआ। उसकी धड़कनें बहुत बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। वो तुरंत से सुनील और जतिन को उठाता है। उनको उठाते हुए कहता है, अबे उठो उठो बेवकूफ, उठो। मैं अभी तहखाने के अंदर था, कोई औरत रो रही थी और पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंच गया। विक्रम उससे कहता है। विक्रम की बात सुनने के साथ में सुनील हंसता है और कहता है, अरे तू बेवकूफ है क्या? पागल, एक बहुत ज्यादा गहरा सपना देख रहा था तू। डरावना सपना होगा कोई। फालतू की बातें नहीं करते हैं और सोने दे यार, तू परेशान क्यों कर रहा है हमें? यहाँ सुनील कहता है। उसके बाद में जतिन मुस्कुराता है और कहता है, अरे यार मुझे लगता है तूने कोई बुरा सपना देखा है। तुझे फालतू में इस चीज को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। सो जा, तुझे पता है ना कि हम तीनों के अलावा यहाँ पर इस बंगलों के अंदर कोई भी नहीं है। फालतू की टेंशन मत ले, चल सो जा। उसकी बात सुनने के साथ में विक्रम मन ही मन में सोचता है और कहता है, हाँ यार मुझे लगता है कि मैं भी कोई बुरा सपना देख रहा था।
आखिरकार में उस सुबह का उजाला थोड़ा रात के साथ में होता है। तीनों लोग फिर से काम ढूंढने के लिए वहां पर तैयार हो जाते हैं। उसके साथ में तीनों दरवाजे के पास से पहुंचते हैं और जब वो इस बार उस दरवाजे को खोलते हैं तो उसके साथ में वो दरवाजा अजीब सी आवाज के साथ में खुलता है। वो एक चरमराहट की आवाज थी, जैसे दरवाजा परसों से खुला तक ना हो। विक्रम वहां एक पल के लिए रुक जाता है। उसकी निगाहें दरवाजे की एक ओर जाती है। वहां पर किसी ने नाखून से खरोचा था। नाखून से खरोचते हुए वहां कुछ लिखा हुआ था, शकुंतला। क्या शकुंतला? ये कौन है? हमने तो पहले इसका नाम कभी भी नहीं सुना और ना इसको देखा है। लेकिन जैसे ही विक्रम उस नाम को पढ़ता है, उसे ऐसे लगने लगता है जैसे कि वो उसको कहीं ज्यादा समय से जानता हो और उसे फिर से अपने कानों के अंदर वही रोने की आवाज आने लगती है। जब विक्रम वहां पर चुपचाप खड़ा था तो उसी बीच उसके दोनों दोस्त आते हैं। अरे विक्रम, क्या हुआ? तू किसी चीज में खो गया है? तो विक्रम कहता है, वो देखो, वो क्या है? सब कहते हैं, क्या 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 है? अरे तो अभी भी सपना देख रहा है क्या? भाई वहां कुछ भी नहीं है। सुनील कहता है। सुनील की बात सुनने के साथ वो कहता है, अरे वो देखो, वो तो। लेकिन जब वो उस तरफ इशारा करता है तो उसके साथ में ही वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ नीट एंड क्लीन था। उसके साथ में सुनील कहता है, अरे भाई बस, लगता है तेरा रात का सपना अभी तक टूटा नहीं है। अरे हमें काम ढूंढने के लिए भी जाना है, चल चलते हैं। तो उसकी बात सुनी साहब विक्रम भी कहता है, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। इसके बाद में वो तीनों लोग वहां से निकलने लगते हैं। जाने से पहले जो विक्रम था वो पीछे वापस उस गेट की तरफ देखता है तो वो पाता है कि उस गेट के ऊपर अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। आखिरकार तीनों लोग फिर से बंगले से बाहर निकल चुके थे। फिर से मुंबई की उन्हीं सड़कों पर जहां ट्रैफिक था, साइड के अंदर दुकानें लगी हुई थी, छोटे छोटे स्टॉल्स जहां पर सभी लोग अपना बिजनेस कर रहे थे। और तीनों दोस्त फिर से उसी अधूरे से सपने के लिए उन रोडों के ऊपर घूम रहे थे, काम ढूंढ रहे थे। जब वो तीनों लोग इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे काम की तलाश में, उसी वक्त वहां पर एक बुढ़िया चलती हुई आती है। वो बुढ़िया औरत बिल्कुल दुबली पतली सी, हड्डियां दिखाई दे रही और उसकी हाथ में थी एक पर्ची। वो विक्रम के हाथ को पकड़ती है और उसके हाथ के अंदर उस पर्ची को रख देती है। विक्रम जब उसे टच करता है, उसे महसूस करता है, तो उसे उसके अंदर एक ठंडक सी महसूस होती है। विक्रम एक पल के लिए वहां पर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी ये क्या हुआ और ये औरत कौन थी जो उसे अभी अभी ये पर्ची देकर गई। लेकिन वो जिससे पहले उससे कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही वो औरत वहां से जा चुकी थी। उसे वो कहीं दिखती नहीं है। विक्रम अपने आसपास में देखने लगता है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो औरत उसे मिलती नहीं है। वहीं जब विक्रम उस बारे में सोच पाता, उसी वक्त उसके दोस्त उससे पूछ लेते हैं, अरे दोस्त, ये कौन थी? वो दोनों लोग भी पूरी तरह से सदमे के अंदर थे कि ये क्या हुआ, ये कौन औरत थी और उसे क्या देकर चली गई। तो सुनील कहता है, अरे भाई मुझे लगता है कि उसका तेरे ऊपर दिल आ गया है। तो वहीं विक्रम कहता है, अबे मजाक मत कर यार, सीरियस हूं। आखिरकार ये औरत कौन थी और मुझे ये चिट्ठी क्यों देके गई? तो उसके साथ में ही उसका तीसरा दोस्त कहता है, अरे यार तो फिर क्या देख रहा है, एक बार उसको खोल कर तो देख कि क्या है उसके अंदर। तो विक्रम कहता है, तुम चाहते हो मैं इसे खोल कर देखूं? तो सुनील कहता है, हाँ यार, एक बार खोल कर तो देख, क्या पता क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज हो हमारे लिए, क्या पता कोई जो भी ही हो। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही वहां पर विक्रम कहता है, अच्छा ठीक है। विक्रम को वैसे
कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसके दोस्त उसे यहाँ पर फोर्स कर रहे थे उस चीज को करने के लिए, तो इसी वजह से अब वो रुक भी नहीं सकता था, ना उन्हें मना कर सकता था। विक्रम उस कागज को खोलता है तो उसके अंदर केवल एक लाइन लिखी हुई थी, काम चाहिए तो इस पते पे आ जाना। और उसके नीचे एक आंसू का धब्बा था। ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर उस औरत का आंसू टपक कर उसी कागज के ऊपर गिर गया हो। इस चीज को देखने के बाद में तीनों के मन में एक उम्मीद जाग गई थी। उसके साथ में सुनील कहता है, अरे यार मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई मदद भेजी है। देखो ना यहाँ पर खड़े खड़े में एक काम के लिए ऑफर आ गया है। तो जतिन कहता है, हाँ यार आ तो गया है, लेकिन इसमें रिस्क भी है और अगर कुछ चाहिए तो एक मौका भी है। तीनों भी इस बात से सहमत हो गए थे। तीनों अब जानते थे कि उनके पास में ये एक आखिरी मौका है जॉब पाने का। इसी वजह से अब वो लोग उस एड्रेस के ऊपर जो उस पर्ची के अंदर लिखा हुआ था वो उस तरफ जाने लगते हैं। पता एक शहर के पोस्ट कॉलोनी के था। वहां पहुंचते ही उनके सामने थी एक बड़ी सी आलीशान कांच की इमारत। उसके ऊपर लिखा हुआ था शकुन कॉरपोरेशन। लेकिन जैसे ही विक्रम उसे देखता है, उस नाम को पढ़ता है, तो उसके साथ में ही उसके सामने वही नाम आ जाता है, शकुंतला। और उस नाम को पढ़ते ही वापस से विक्रम के दिल के अंदर वही कांटा, वही चीज चुभती है जो उसे कल रात से महसूस हो रही थी। तीनों वहां पहुंचे और गार्ड को पर्ची दिखाई। गार्ड वहां पर थोड़ा कंफ्यूज तो था, लेकिन फिर वो वहां पर उस पर्ची को वहीं की एक रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। रिसेप्शनिस्ट भी उस पर्ची को देखने के बाद में वहां के एक नियोक्ता विभाग के मैनेजर के पास में पहुंच जाता है। मैनेजर जब वहां पर उस पर्ची को देखता है तो उसके ऊपर उस सिग्नेचर को देखने के बाद में वो वहीं पर ही चौंक जाता है, क्योंकि वो सिग्नेचर वहां के कंपनी के मालिक अर्जुन शास्त्री का था, नीली स्याही के साथ में लिखा हुआ। मैनेजर राजगोपाल ने उनसे पूछा, अरे भाई तुम हमें मालिक को कैसे जानते हो? क्या तुम उन्हें कहीं पे मिले थे? तो उसकी बात सुनने के साथ में ही वहां पर जो विक्रम था वो कहता है, हमारा उनसे पुराना दोस्ताना है। विदेश जाने से पहले उन्होंने हमें ये पर्ची भेजी थी। उसकी वो बात सुनने के साथ में मैनेजर उलझन के अंदर था। वो अपना सर खुजलाता है, क्योंकि 7 दिन से उनका जो मालिक था वो अभी यूरोप टूर के ऊपर गया हुआ था। वहां पर उनसे ना तो कुछ बात हो पा रही थी, ना कोई कनेक्शन हो पा रहा था। लेकिन फिर भी वो पर्ची और उन तीनों के चेहरे के ऊपर उस एक्सप्रेशन को देखने के बाद में कि वो लोग कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, यहाँ मैनेजर को भी बिल्कुल समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद में मैनेजर कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास में ये कागज है तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें भी अपना काम बता देता हूँ। उसके बाद में वो तीनों एक कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ कंप्यूटर्स थे, थोड़ी बहुत फाइलें पड़ी हुई थी और कोने में एक स्टोर रूम था। उसके साथ वो कहता है, काम कुछ ज्यादा नहीं है, बस डेटा क्लीनिंग का है। सैलरी के बारे में तुम्हें अभी ज्यादा बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारी सैलरी जरूर रखी जाएगी, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। राजपाल जब यहाँ पर उन्हें सामान या सब कुछ शेड्यूल समझा रहा था, उस वक्त जो विक्रम था उसकी निगाहें वहीं पर ही गलियारे के ऊपर पड़ी। उस गैलरी से निकलते हुए वो सामने देखता है तो वहां पाता है कि एक गेट था कांच से बना हुआ। उस गेट के ऊपर लिखा हुआ था MD चेम्बर। राजपाल अभी सुनील और जतिन को समझा रहा था कि उन्हें वहां क्या काम करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद में वो कहता है, चलो ठीक है, मैं सिक्योरिटी की बात सुना रहा हूँ, तुम अपना काम कर लेना सर से। तो उसकी बात सुनी साथ में दोनों कह देते हैं। जब वहां से राजपाल चला जाता है तो उस जगह पर विक्रम अब उस चेम्बर की ओर बढ़ने लगता है। जब विक्रम उस गैलरी से आगे की तरफ बढ़ रहा था,
उस जगह पर कई सारे एंटीक लटके हुए थे दीवारों पर और घड़ियां भी थी। घड़ियां चल तो रही थी लेकिन उनकी वो टिक टिक की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। विक्रम जब आगे बढ़ता है तो उसके साथ में उसके कानों के अंदर उसे सरसराहट सी महसूस होती है, कोई बुदबुदाहट सी, कोई मानो उससे कह रहा हो आगे आओ आगे आओ। ऐसे ही चलते हुए विक्रम उस एमडी के चैम्बर के पास में पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वहां पर एक डिजिटल लॉक लगा हुआ था। उसके बाद में जो विक्रम था वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि अगले ही पल उसकी अंगुलियां लगना शुरू हो जाती है और वहां पर वो टाइप करने लगता है 1952006 बीप। और एक आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल वो दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे खुलते ही विक्रम को अचानक से चेत आता है और वो हड़बड़ा जाता है। ये पासवर्ड उसे कैसे पता? यहाँ विक्रम हैरान था। उसे भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसे ये बात कैसे पता कि आखिरकार इसका पासवर्ड क्या था, क्योंकि ना वो कभी यहाँ पर आया था ना कभी उसने इसके बारे में कहीं सुना था। लेकिन जब वो मानो इसके बारे में सोच ही रहा हो, उसी बीच उसे महसूस होता है मानो कोई उसे अंदर खींच रहा हो, कोई अदृश्य शक्ति मानो जो उसके हाथ को पकड़े हुए है और उसे अंदर की तरफ लेकर जा रही है। उसके बाद में विक्रम भी अंदर चला जाता है। अंदर अंधेरा था, चेंबर बड़ा था। विक्रम वहीं पर ही हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ के अंदर कुछ स्विच आते हैं और खट वो उन्हें दबा देता है। जैसे वैसा करता है कि अगले ही पल वो अंधेरे वाला कमरा जगमगा उठता है और जब वो वहां पर लाइट जल चुकी थी तो उसके साथ में विक्रम अपने सामने का नजारा देखता है। सामने एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी। उसके अंदर एक फोटो थी जिसमें एक औरत एक कुर्सी के ऊपर बैठी थी, लाल साड़ी में, आंखों में आंसू से दिखाई दे रहे थे। विक्रम उसे देखता है। उसे देखते हुए वो नीचे की तरफ देखते हुए आता है कि वहीं पर एक नेम प्लेट लगी हुई थी। उसके ऊपर लिखा हुआ था शकुंतला। हालांकि जैसे ही विक्रम उस चीज को पढ़ता है तो उसके साथ में उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे समझ में आता है कि वो कहां पर है। अगले ही पल धम आवाज आती है और उसके पीछे का वो जो गेट था वो वहीं बंद हो जाता है। उस गेट को बंद होते ही अचानक से वहां पर ठंडी हवाएं चलने लगती है। कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे करते हुए कम होने लगता है। वो ठंडा होने लगा था। वहां पर उसके बाद एक आवाज आती है, आखिर तुम आ ही गए। जैसे ही वो आवाज विक्रम के कानों के अंदर पड़ती है उसे उसी आवाज की याद आती है। वहीं जो वो मैनेजर था, जब उसने ये देखा कि विक्रम कैसे अंदर चला गया था तो उसके साथ में वो बहुत ज्यादा हैरान रह चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि इसके अंदर जो पासवर्ड लगा गया था वो बहुत ज्यादा खुफिया था, जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। इसके बाद में उसे समझ में आ गया था कि विक्रम कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, वो शायद उनके मालिक के द्वारा भेजा गया कोई था, क्योंकि यहाँ पर इसका पासवर्ड केवल अर्जुन शास्त्री को मालूम था।
वो पहले जिस गार्ड को लेने गया था वो उसे वहीं पर ही रोक देता है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैनेजर को उन तीनों के ऊपर कोई शक हो गया था कि ये लोग कोई घुसपैठिए होंगे, लेकिन अब उसे ये समझ आ गया था कि ये लोग कोई घुसपैठिए नहीं थे, ये उन्हीं के जानने वाले कोई थे। वहीं जब वो लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि उसी वक्त विक्रम कहता है, तुम लोग वहीं बाहर रहो और गेट बंद कर दो। उसकी बात सुनने के साथ में मैनेजर भी कुछ कहता नहीं है और वहीं वो बाहर रह जाता है। उसी बीच 2 घंटे बीत चुके थे। 2 घंटे बाद में अचानक से एक फोन कॉल आती है और उस फोन कॉल के सामने था उस मैनेजर का मालिक। वो कहता है, राजू ये क्या है? किसी ने क्या यहाँ पर चेंबर के अंदर गया है और किसी ने यहाँ पर पीसी को अनलॉक किया है क्या? मेरे पास में अभी लॉगिन मैसेज आया है। उस तरफ से वो मालिक उससे कहता है। उसकी बात सुनने के बाद में जो मैनेजर अभी अपने केबिन के अंदर बैठा हुआ था वो सिक्योरिटी गार्ड्स को लेते हुए उस तरफ भागने लगता है और जल्द ही वो वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद में वो चेंबर का दरवाजा खोलता है और जब वो उसे खोलता है तो पाता है वहां नीचे जमीन के ऊपर विक्रम बेहोश पड़ा हुआ था और वहीं वो कंप्यूटर भी चालू था। उस कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर एक फोल्डर खुला हुआ था, शकुंतला, और उसके अंदर एक वीडियो सी चल रही थी, थोड़ी बहुत धुंधली धुंधली सी। वहीं विक्रम को देखने के बाद में जो मैनेजर था वो गार्ड से कहता है, गार्ड्स जल्दी करो और इसे कुर्सी के ऊपर बिठाओ। वहां वो गार्ड्स उसे उठाते हैं, वो कुर्सी के ऊपर बिठा देते हैं। थोड़े समय बाद में आखिरकार विक्रम को होश आता है। हालांकि जैसे उसको होश आता है वो कुछ शब्द कहता है, मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं तो वहां गेट के पास में खड़ा था, बंगले के गेट के पास में, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आया। विक्रम वहां कहता है। लेकिन यहाँ पर राजपाल गुस्से के अंदर था। राजपाल चिल्लाते हुए कहता है, अबे बेवकूफ, तुमने ये गेट क्यों खोला? तुम्हें पता नहीं कि बॉस मेरे को फोन कर कर कितना सुना है? वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है, बिल्कुल आग बबूला हो चुके हैं। ये कहानी है उस समय की जिस समय शकुंतला जिंदा थी। शकुंतला और अर्जुन दोनों एक दूसरे को बहुत बेहद इंतहा प्यार करते थे। हालांकि अर्जुन पहले से शादीशुदा था, लेकिन अर्जुन का प्यार शकुंतला के लिए हमेशा बना रहा। उस जगह पर अर्जुन ने बंगला नंबर 17 उसी के लिए खरीदा था। उस समय शकुंतला को ये महसूस हो गया था कि अर्जुन केवल उसका यूज कर रहा था, वो उसका साथ नहीं देता, ना उसकी शादी करता। ये चीज अब शकुंतला को पसंद नहीं आ रही थी। इसी के चलते हुए कुछ समय बाद में शकुंतला ने आखिरकार अर्जुन से ये कह ही दिया कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। लेकिन अर्जुन को ये बात राज नहीं आई। वो उसे धमकियां देने लगा कि वो उसे कभी छोड़ेगा नहीं। यहाँ तक कि वो उसे ये भी कहता था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं जा नहीं सकती हो, तुम्हें मेरे साथ में ही रहना होगा शकुंतला, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन शकुंतला नहीं मानी और वो एक ही जिद के ऊपर अड़ चुकी थी। इस बीच अब अर्जुन के पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। वो वहां उसे ब्लैकमेल करने लगता है और उसके पास में उनकी कुछ निजी फोटोज और वीडियोस पड़ी हुई थी। उन सभी को दिखाते हुए वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है। लेकिन जब शकुंतला उस कैमरे और उस वीडियो गेम को देखती है तो उस जगह पर वो उसे कोसने लगती है, वो उसे छीनने लगती है। वो लोग अभी 2nd फ्लोर की सीढ़ियों के पास में खड़े थे। उस जगह पर वो खड़े ही थे कि उसी बीच वहां पर जो शकुंतला थी वो आगे बढ़ती है और अर्जुन के हाथ के अंदर से वो कैमरा छीनने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर मशक्कत करने के बाद में अर्जुन उसे दूर हटाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन शकुंतला मानती नहीं है। शकुंतला फिर से उसके पीछे पड़ जाती है और उस कैमरे को छीनने लगती है। कैमरा
एक पल के लिए उसके हाथ में आ जाता है, लेकिन अगले ही पल कैमरा और शकुंतला उस रेलिंग से नीचे की तरफ गिर जाती है। कैमरा नीचे गिरता है, उसका कांच बाहर निकलता है और शकुंतला के गले के अंदर घुस जाता है। अगले ही पल फर्श पर खून ही खून हो चुका था। शकुंतला वहां मारी जा चुकी थी। अर्जुन भी इस चीज को देखने के बाद वहां डर चुका था। अर्जुन वो समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे पता था कि अगर ये बाहर चला गया तो उसके बाद में उसकी कंपनी यहाँ पर बंद हो जाएगी और वो जेल चला जाएगा। इसी चीज को छुपाने के लिए जो अर्जुन था वो यहाँ शकुंतला की बॉडी को घसीटते हुए वहां से उसी स्टोर रूम के अंदर ले जाता है, जिस स्टोर रूम के अंदर लास्ट टाइम विक्रम था। उसी बीच जब वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि अचानक से उसी गैलरी के अंदर एक लाल साड़ी पहने हुए औरत उन्हीं की ओर बढ़ते हुए आ रही थी और वो ऊपर की तरफ देखती है और उसके साथ में ही अगले ही पल वो जो कैमरा था वो ब्लिंक होने लगता है। उसके सर के साइड के अंदर वही गहरा गड्ढा था जो घाव उस कांच के साथ में लगा था। उसको देखने के बाद में राजपाल वहां कांप चुका था। सुनील पूछता है, क्या 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 यही शकुंतला है? अरे ये तो वही हो रहा था ना जिसने हमें ये चिट्ठी दी थी। क्या ये वही है? वहीं जब वो लोग बातें कर रहे थे कि उसी बीच अर्जुन शास्त्री का फिर से कॉल आ जाता है और उससे आत्मा कहता है, बेवकूफ तुम्हें क्या कर रहे हो, जल्दी करो, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी ज्यादा वो सारी डॉक्यूमेंट्स फाइल्स वगैरह पड़ी है उन सभी को डिलीट कर दो। एक भी वीडियो फाइल उसके अंदर रुकनी नहीं चाहिए। वहां पर वो अर्जुन उससे कहता है, लेकिन अचानक से उसी कमरे के अंदर जो घड़ी लगी हुई थी वो घड़ी उल्टी दिशा के अंदर घूमना शुरू हो जाती है और वो तेजी से घूमने लगती है। उस घड़ी को देखने के बाद में चारों के पसीने टपकने लगते हैं। उन्हें ये महसूस नहीं हो रहा था, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसी बीच विक्रम की आंखों के अंदर वही डर वापस से आ चुका था, जो डर लास्ट नाइट उसकी आंखों के अंदर था। वो घबराहट, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वास्तव में इस जगह पर विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ में क्या हो रहा है। अगले ही पल विक्रम को कुछ महसूस होता है। उसे लगता है कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया हो और उसके हाथ ठंडे थे और उसके गर्दन को पूरी तरह से पकड़े हुए थे। उसके बाद में एक आवाज आती है, अब कोई ताला मुझे नहीं रोक सकता। उसके साथ में यहाँ पर सब कुछ काला काला हो जाता है। वहीं बंगला नंबर 17, हरा भरा बगीचा, वहीं पर एक सड़ा गला गुलाब। सालों पहले इसी बगीचे के अंदर अर्जुन ने शकुंतला को दफनाया था। बात कुछ ऐसी थी कि वहां गड्ढा खोदकर शकुंतला को बिना किसी कब्र के वहीं पर ही दफना दिया गया, मानो कि वो एक राक्षस, एक दैत्य हो। उसके बाद में वहीं उसी के ऊपर एक और परत घास की लगा दी गई थी ताकि वो सारी चीजें जो अर्जुन ने की थी वो वहीं पर ही दफन हो जाए। क्योंकि उसके बाद में सभी को यही लगा था कि शकुंतला अब विदेश के अंदर चली गई है, तो इसी वजह से किसी ने भी उस चीज के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर ये तीनों लोग बंगला नंबर 17 के अंदर गए थे, तो उस जगह पर जब वो लोग वहां अंदर जा रहे थे तो उस रात वहां पर कुछ हुआ था।
उन्हें महसूस नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी चीज हुई थी जिसके बाद में सब कुछ चेंज हो गया था। सुनील, जतिन दोनों आगे बढ़ गए थे, लेकिन जब वो लोग उस बगीचे से बाहर निकल रहे थे, विक्रम का पैर वहाँ एक जगह धंस गया था। उस जगह पर उन लोगों को कुछ नोटिस नहीं हुआ, लेकिन वहाँ वो महसूस भी नहीं कर पाए थे कि एक कैमरा उनकी तरफ देख रहा था। वो कैमरा शायद शकुंतला देवी की आंख थी। उसी जगह से विक्रम की कहानी चेंज हो गई थी। उस जगह पर उसे महसूस भी नहीं हुआ था कि जो शकुंतला देवी थी उसने उसके शरीर के ऊपर काबू कर लिया था। शकुंतला की वो ठंडी आभा, वो आत्मा विक्रम के शरीर के अंदर उसी दिन घुस गई थी। उसका उस काल कोठरी के अंदर जाना भी एक सबूत था जो वो यहाँ पर उसे दिखाना चाहती थी। उस जगह पर उसका शरीर था जहां वो पहली बार गई थी। वहां विक्रम को जब ये महसूस होता है कि जब वो उस कॉरिडोर के अंदर से वहां चला गया था, तो उस वक्त भी वहां शकुंतला ने उसका वो सब कुछ किया था। अब जब यहाँ पर इन तीनों के सामने ये सच्चाई आ चुकी थी, तो इस जगह पर अब वो तीनों इसके लिए तैयार बैठे हुए थे। इस जगह पर विक्रम जल्दी से उस चेंबर के अंदर वापस भागते हुए जाता है और वहां शकुंतला की सारी हकीकत के बारे में पता करने के बाद में वो तेजी से सारी की सारी वीडियो फुटेजेस को यहाँ अलग अलग न्यूज चैनल्स के ऊपर भेज देता है। इस जगह पर विक्रम शकुंतला को न्याय दिलाना चाहता था। वो ये भी जानता था कि यहाँ पर शकुंतला बिल्कुल निर्दोष थी, उसे फालतू मारा गया था। विक्रम को एक बात तो ये गलत लगती थी कि शकुंतला ने उसका साथ लिया, लेकिन वो ये भी जानता था कि यहाँ पर शकुंतला के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद में सारी न्यूज मीडिया के अंदर चली जाती है। विक्रम ने वो सारी न्यूज मीडिया के अंदर भेज दी थी। वहीं दूसरी ओर यूके में जो अर्जुन था वो अभी अपने फोन को देख रहा था। फोन को देखते हुए अचानक से एक न्यूज उसके सामने पॉपअप होती है। उस न्यूज को देखने के साथ में ही उसकी यहाँ पर अर्जुन ये समझ चुका था कि अब उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। इस जगह पर शकुंतला को भी मुक्ति मिल चुकी थी, क्योंकि उसे न्याय मिल गया था, वो न्याय जिसकी उसे हमेशा से जरूरत थी। अब वहां शकुंतला आराम से जा सकती थी। शकुंतला को यह पता था कि अब उसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं था, तो इसी वजह से वो भी यहाँ पर विक्रम के शरीर के अंदर से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। अगले ही पल विक्रम कुर्सी से उठता है और वहां उसके शरीर से शकुंतला की आत्मा बाहर निकल जाती है। हालांकि जैसे ही यहाँ पर उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है, तो उसके सार में अगले ही पल विक्रम का शरीर वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसके शरीर को जमीन पर देखने के साथ में ही उसके दोस्त सुनील, जतिन आगे की तरफ भागते हुए आते हैं और वो उसे उठाने लगते हैं। अरे विक्रम, उठ भाई, उठ, देख हम जीत गए, हमारा काम हो गया है, वो उससे कहते हैं। इसके साथ में आखिरकार यहाँ पर शकुंतला की ये कहानी खत्म हो जाती है। मीडिया के अंदर और पुलिस के अंदर अभी भी हड़कंप मचा हुआ था और वो लोग उसी केस की छानबीन कर रहे थे। जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर शकुंतला की बॉडी उन्हें मिलती है, लेकिन वो राख या मिल चुकी थी बिल्कुल मिट्टी में। केवल वहां पर उसकी हड्डियां और उसके हाथ के अंदर कुछ रखी हुई ज्वेलरीज वहीं पर ही पड़ी हुई थी। मीडिया को भी अब पता चल चुका था कि यहाँ पर अर्जुन ने शकुंतला को मारा है। इसके बाद में अर्जुन को जेल होती है, उसे उम्र कैद होती है, क्योंकि उसने यहाँ पर शकुंतला को मारा था। अर्जुन भी ये जानता था कि अब उसका सारा काला सच बाहर आ चुका है, तो इसी वजह से वो यहाँ कंगाल हो चुका था।
उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया था, क्योंकि उसे भी जब ये पता चलता है कि अर्जुन उसके पीछे किसी और औरत के साथ में था, तो इस जगह पर ये तो हरगिज सी बात थी कि यहाँ पर उसके साथ में रहना बड़ा मुश्किल था। बंगला नंबर 17 को भी यहाँ पर अर्जुन की बीवी ने आखिरकार बेच दिया था। इस जगह पर अब तीनों दोस्त जानते थे कि अब उनके लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना सही रहेगा। उन लोगों ने सोचा कि अब वो मुंबई के अंदर ही कहीं पर एक किराए का कमरा लेंगे और वहीं पर ही रहेंगे। इस जगह पर वो बंगला नंबर 17 को एक बुरा सपना समझकर छोड़ देना चाहते थे। वहीं सुनील कहता है, दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग कैरियर बनाने आए थे, लेकिन हमें सीधा क्लाइमेक्स दिखा दिया गया है। वास्तव में सुनील का कहना भी सही था। उस हंसी के पीछे वो तीनों जानते थे कि यहाँ पर सच्चाई दबाने से दबती नहीं है। उनके पीछे कुछ अधूरी कहानियां छूट जाती है जो उस अंधेरे के अंदर छिपकर रहती है। तीनों दोस्त कमरे में सो रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। अचानक से खिड़की पे टक 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 की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनने के साथ में विक्रम कहता है, शकुंतला तुम्हारे आंसू सूख चुके हैं, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, जाओ यहां से। विक्रम की वो आवाज मानो जैसे यहाँ पर सामने किसी को कह रही हो। अगले ही पल वहां पर सन्नाटा पसर जाता है और कुछ घंटियों की आवाज सुनाई देती है और कहानी यही खत्म हो जाती है। ये थी कहानी 3 दोस्तों की, जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी वो जीवन कथा या फिर वो कहानी लिख दी जिसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा था कि वो लोग एक नई कहानी या एक नया सपना बुनेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अभी उनके सामने कौन सी मुसीबत खड़ी है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आप लोगों को मेरे हिसाब से अच्छी लगी होगी, अच्छी ना लगी हो तो बता देना कमेंट के अंदर। वैसे हमारी ये फर्स्ट कहानी थी जो हमने ट्राई की है। इसके अलावा टाटा बाय बाय। वैसे हम लोग दूसरी कहानियाँ करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए गोस्ट कहानी यानी हॉरर कहानी सुनाई दी जाए। कैसी लगी? मैंने ट्राई तो किया था कि अपने इमोशंस को रोक लूँ, लेकिन वास्तव में भाई लोग मानना पड़ेगा कि झुर्रियाँ जोड़ गई थी। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। पहले टाटा बाय बाय, सायोनारा, अपना ध्यान रखना।